अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, मैंने एनपीवी पे बात ख़त्म की थी। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने सिर्फ प्रोसीजर बताया था और इसका भी बस प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर ना सवालों की गहराइयों में उतारूंगा फिर कि कैश फ्लोज, जो मैंने एक सवाल सॉल्व किया भी था बोर्ड पे तो उसमें क्या यूनिट्स मेरे को मुश्किल होगी, कोई सेल प्राइस में मुश्किल होगी, तो सारी मुश्किलें जो है ना वो मजीद एक एक करके चलाऊंगा। अभी सिर्फ इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ। एनपीवी में क्या हुई थी बात कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे रेलिवेंट कैश फ्लोज, उनकी पीवीज का नेट टोटल, और एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर कर रहे हैं तो हाईएस्ट एनपीवी। डिस्काउंट रेट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं एनपीवी निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो तो मैंने कहा था सालों में फिलहाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैसे कॉन्सेप्चुअली क्या था? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब आपको ना मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर उसको आईआरआर से लिंक करके तो ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करता हूं। ये जो मैं अभी इस तक सामने बात बता रहा हूं ना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसका पेपर सॉल्व करने से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉलेज कॉन्सेप्ट के लिए है। सवाल कैसे सॉल्व करना है वो इसके बाद बताऊंगा, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहा हूं डिस्कशन। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। एक प्रोजेक्ट है, मिसाल है, उस प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 100, और बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं बात, तो इस प्रोजेक्ट में बस 1 साल का प्रोजेक्ट है और साल बाद 112 मिल जाएंगे, यानी प्रोजेक्ट में 100 लगेगा, 1 साल का प्रोजेक्ट है बस, और साल बाद हमें उस प्रोजेक्ट से 112 मिलेगा और प्रोजेक्ट बस खत्म। परसेंटेज की टर्म्स में बताएं, ये प्रोजेक्ट से हम कितना कमा लेंगे, कितने परसेंट कमा लेंगे? 12%। मैंने फिगर्स ही सिंपल रखी हुई है। 100 इन्वेस्ट करेंगे, और फिर बता रहा हूं हम डिसीजन मेकिंग में सब कुछ फ्यूचर देख रहे हैं, अभी असल में किया कुछ नहीं है, अभी तो हमने डिसाइड करना है कि करें क्या ना करें, तो सारी फोरकास्टिंग है। अगर हम 100 लगाएं और हमें लगता है कि साल का प्रोजेक्ट है, साल बाद 112 मिल जाएगा, तो नजर आ रहा है, आम आंख से नजर आ रहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे 12 मिलियन यानी 12% का रिटर्न है। रिटर्न क्योंकि जितना लगाया था उससे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही रिटर्न है ना, तो 12% हमें इस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिलता नजर आ रहा है। इसको मैं कह देता हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड क्यों? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने परसेंट हम इस प्रोजेक्ट से कमा लेंगे, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आम आंख से भी कैलकुलेट हो रहा है बगैर कोई फार्मूला लगाए। अब मैं ना इस 12% पे जो मैंने जिसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। अभी 100 और 112 के साथ हम 3 काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट की एनपीवी, डिस्काउंट रेट क्या यूज होता है एनपीवी के लिए सवालों में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वैसे कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने ये 12% लिख दिया, इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कह दिया। अभी फिलहाल ये बात भूल जाए, अभी इसको मैं जब तक दोबारा जिक्र नहीं करता, ना आपको ये 12 नजर आ रहा है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न नजर आ रहा है। एनपीवी मेथड लगाना है। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, एनपीवी मेथड से फैसला कैसे होगा? हम एनपीवी निकालेंगे डिस्काउंटेड एट, किधर है 12, किधर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चले, इन्वेस्टर का मूड है कि हमें इस इन्वेस्टमेंट से कम 15% रिटर्न चाहिए, तो एनपीवी मेथड क्या होगा? 15% पे डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो उसको 15% पे डिस्काउंट करें और देखें एनपीवी क्या आती। ये इन्वेस्टमेंट है
और ये पैसा मिलेगा। 15% पे एनपीवी देखें कितनी आती। $2.6 नेगेटिव एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस 97 को उसमें से नेट भी तो करना है ना। ठीक है 2.6। अच्छा जी, ये आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा 12% नजर नहीं आ रहा। चलो अब ये भी नजर नहीं आ रहा। एक और सवाल, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 मिलियन लगता नजर आ रहा है और उम्मीद है कि साल बाद 112 मिलेगा। एनपीवी मेथड लगाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे किस रेट पे? कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। कौन सा 12? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चले अब मैं एक दूसरा सवाल बना रहा हूं कि मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 7%, तो एनपीवी कितनी होगी? 4.7 पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो तीसरा सवाल, उसके बाद मैं इन सबको रिलेट करता हूं। अभी भी 12 नजर नहीं आ रहा, ये तो भी नजर नहीं आ रहे। तीसरा सवाल हरे रंग से बनाऊंगा। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 100 लगना है और साल बाद उससे 112 मिलना है। एनपीवी मेथड लगाना चाह रहे हैं, क्या तरीका है? डिस्काउंट कर लें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। चलें तीसरा सवाल बना रहा हूं कि मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। एनपीवी 0। जीरो आ गई। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो रही है। ये मैं जो भी सिखा रहा हूं, इससे जो भी कंक्लूड करूंगा वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। सवाल में करना क्या है वो अलग से बताऊंगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्कशन है। इस प्रोजेक्ट में मैंने ये 3 अलग अलग सवाल बनाए हैं। यानी नीला वाला सवाल क्या है कि इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है लेकिन उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? नीला वाला सवाल 15%, ये अलग सवाल है। लाल वाला सवाल ये है कि इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% है। और हरा वाला सवाल क्या है कि उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% है, 12% है। जब किसी डिसीजन मेकर ने कोई डिसीजन लेना है, जैसे चलें आप की जॉब मार्केट में बात करते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और आपको मुख्तलिफ जगह से ऑफर है, अब वो जो मुख्तलिफ जगह से ऑफर है, आपने अपना कोई इंटरनल टारगेट बनाना होगा कि इतनी। अच्छा आप सीनियर हो गए हैं, आप सीनियर हैं, अभी तो हालात है ना, आप कहेंगे कोई रख ले मुझे। आप सीनियर हैं, आप बड़े काबिल हैं और लोग आपके पीछे जी हमारे पास आए, तो आपने अपनी जॉब ऑफर को हाँ या ना करने के लिए अपना कोई स्टैंडर्ड तो सेट किया होगा कि इतनी ऑफर होगी तो हाँ करूंगा। तो वो है आपकी रिक्वायर्ड, जितना आपको रिक्वायर्ड है। अगर उतना या उससे ज्यादा ऑफर हो रहा है तो हाँ कर देंगे। तो ये मकसद था रिक्वायरमेंट सेट करने का। इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर रिटर्न कमाना, तो वो किसी भी जगह तब इन्वेस्ट करेगा। उमेर आप मुझे कुछ कहने के लिए आए? अच्छा मतलब मुझे तो नहीं ना कुछ कहना। नहीं बैठे बेशक, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ मेरे लिए आए। नहीं आप जी ठीक। बस 2 लेक्चर अपलोड रह गए, पोर्टल में बाकी सारे अपलोड कर दिए। हाँ जी, इन्वेस्टर चाहता है रिटर्न कमाना, तो अब अगर वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एवेल्युएट कर रहा होगा तो वो तभी इन्वेस्ट करेगा अगर उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही होगी। क्या ख्वाहिश होगी? कि मैं इतने % रिटर्न कमाना चाहता हूं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को इन 3 मुख्तलिफ सवालों से आपको बताया। एनपीवी मेथड क्या होता है कि इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवी कैलकुलेट करता है डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और फिर फैसला करता है कि उसने हाँ पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। कल तक मेथड क्या सीखा हुआ है, कैसे फैसला करें कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना?
एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो रहने दें, पॉजिटिव है और मैंने कल बताया था कि जीरो भी है तो चलेगा, उसकी रीजन बताता हूं। तो अगर इन्वेस्टर इस वाली सोच का है तो वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगा, लेकिन अगर ये या ये इन्वेस्टर है तो वो इस प्रोजेक्ट को कर लेगा। ये है एनपीवी का एक प्रोसीजर। अब मैं नॉलेज के लिए बताने लगा हूं कि ये क्यों है ऐसा। इसकी एक मिसाल, मैं आप में से अगर पिछले कुछ अरसे में कोई एमएफए पढ़ा था तो मैं सेम मिसाल ही कई दफ़ा से चलाता आ रहा हूं, तो सेम मिसाल ले रहा हूं, मुझे मिसाल अच्छी लगती है। अगर हम ना कहीं सीढ़ियों पे खड़े, ये 1-1 फुट का स्टेप है और ये सीढ़ियां चलती जा रही, हम खड़े हुए हैं यहां, ये आप खड़े हुए सीढ़ियों पे, एक बैग है, एक बॉक्स है, वो यहां पड़ा हुआ, आप बिना रस्सी डाल के तो उस बैग को नीचे खींचना है। अब ये एक एक स्टेप है, एक एक सीढ़ी है, एक एक स्टेप है। अगर आपने उस बैग को नीचे खींचा और 12 स्टेप्स नीचे खींचा, 12 स्टेप्स नीचे खींचा, और वो 12 स्टेप्स, ये 12 नहीं है बीच में, लेकिन 12 खींचा, इसको 12 स्टेप्स नीचे खींचने के बाद भी अगर ये आपसे अभी भी ऊपर है तो इसका मतलब है नीचे खींचने से पहले आपका और उसका गैप 12 स्टेप्स से ज्यादा था। समझ आई बात? अगर इसको 12 स्टेप्स नीचे खींचा और ये आपके कदमों में आ गया तो उसका मतलब है कि आपका और बैग का फासला 12 स्टेप्स था। लेकिन अगर इसको 12 स्टेप्स नीचे खींचा और ये इधर चला गया, यानी आप जहां खड़े हैं उससे नीचे चला गया, इसका मतलब है आपका और बैग का फासला 12 स्टेप्स से कम था। हम डिस्काउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं? प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, फ्यूचर के कैश फ्लो को खींच के अपने पास जीरो तक ला रहे होते हैं, और वो जो एक सीढ़ी है, जो एक टाइल है, जो मैंने कल बोला था, यहां पर वो परसेंटेज है, वो एक एक पीरियड है जो हम खींच खींच के नीचे ला रहे हैं। इन्वेस्टर, नीले वाले इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर इस कैश फ्लो को कितनी सीढ़ियां, नीला वाला सवाल कह रहा हूं, कितनी सीढ़ियां खींच के नीचे ला रहा है? नीले वाला सवाल 15। और नेगेटिव तभी आएगा जब 112 15 सीढ़ियां नीचे खींचने के बाद 100 से भी नीचे चला जाएगा। ये मैं इससे रिलेट करके बता रहा हूं। तो अगर ये इन्वेस्टर 15 सीढ़ियां खींचना चाह रहा था, तो जब ये इस कैश फ्लो को 15 सीढ़ियां नीचे खींच रहा है और एनपीवी नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट जो कमा रहा था, यानी ये कमाई हमसे कितनी सीढ़ियां दूर थी? 15 से कम। ये बात नहीं समझ आई? एनपीवी निकालने वाला फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहा है, मतलब उसको सीढ़ियां खींच के नीचे ला रहा है। नेगेटिव एनपीवी का मतलब है कि जितना सीढ़ियां नीचे खींच के ला रहा है, इसका फासला उतनी सीढ़ियों से कम था, तभी नेगेटिव में चला गया। लाल वाला सवाल बताता हूं। अगर इन्वेस्टर लाल वाली सोच का है तो ये इस कैश फ्लो को कितनी सीढ़ियां खींच रहा है? 7। और एनपीवी पॉजिटिव का मतलब है कि 112 डिस्काउंट करके स्टिल 100 से ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में जो गैप है वो 7% से ज्यादा था। हरा वाला इन्वेस्टर इसको 12 सीढ़ियां नीचे खींच रहा है और ये 12 सीढ़ियां नीचे खींचता है, एनपीवी 0 आ जाती है। इसका मतलब है ये 12% ही कमाया गया था, डिस्काउंट करके 100 के बराबर आ गया। एनपीवी टेक्निक हमें यह बता रही है कि हम इस कैश फ्लो को किस रेट पे डिस्काउंट कर रहे होंगे, हमारा रिक्वायर्ड। हम इस फ्यूचर कैश फ्लो को इतनी सीढ़ियां खींच के नीचे ला रहे होंगे। ये क्या है? इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड। ये प्रोजेक्ट की एनपीवी अगर अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर डिस्काउंट कर रहा है तो पॉजिटिव एनपीवी आने का क्या मतलब है? कि ये प्रोजेक्ट हमें जितना रिक्वायर्ड है
उससे ज्यादा कमाएगा, उससे ज्यादा दूर की छलांग है। जीरो क्या शो कर रहा है कि जितना चाहिए था इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट उतना ही कमा देगा। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जितना चाहिए प्रोजेक्ट उससे कम कमा कर देगा। तो एनपीवी टेक्निक हम नेगेटिव को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि नेगेटिव एनपीवी का मतलब है कि जितना रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट उससे कम कमाएगा, तो छोड़ दिया प्रोजेक्ट। जीरो एनपीवी का मतलब है जितना चाहिए उतना कमा देगा, तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, रहने दें भाई, ठीक है। आपने सैलरी ऑफर को एम्प्लॉयर को कहा जी मुझे इतनी सैलरी चाहिए, उसने आपकी उतनी ही रिक्वायरमेंट आपको ऑफर कर दी, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, जितनी रिक्वायर कर रहे हो उतनी मिल रही है, तो भी चलेगा, तो जीरो एनपीवी भी चल जाएगा। आल्दो के बहुत अच्छा नहीं है, को बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन चलेगा। और पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि जितना इन्वेस्टर की ख्वाहिश है उससे प्रोजेक्ट ज्यादा कमा कर देगा। तो एनपीवी टेक्निक कर क्या रही होती है, फ्यूचर कैश फ्लो को सीढ़ियां खींच के नीचे लाती है, और ये रिजल्ट बताता है कि जितना इन्वेस्टर चाहता है प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कमा कर दे रहा है, कम कमा कर दे रहा है, या उतना ही कमा कर दे रहा है। ये एनपीवी टेक्निक है। लेकिन इन तीनों सवालों के अंदर, इन तीनों सवालों में यह पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट कमा कर कितना देगा, कमा कर कितना देगा नहीं पता। इन तीनों सवालों में क्या पता चल रहा है, ये तीन अलग अलग सवाल हैं, ये तीन अलग अलग इन्वेस्टर अपनी ऐनक से देख रहे हैं। इन तीनों सवालों में क्या पता चल रहा है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा या कम कमा कर दे रहा है, लेकिन कितना कमा कर दे रहा है ये पता चल रहा है। तो एनपीवी टेक्निक का आंसर ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट कितना कमा कर देगा। एनपीवी टेक्निक का सिर्फ ये आंसर होता है कि अच्छा है कि नहीं है। तो किसी बुजुर्ग ने यह भी तो फार्मूला बनाया होगा कि प्रोजेक्ट कमा कर कितना देगा। इस मिसाल में कितना कमा कर दे रहा है 12, इसको आईआरआर कहते हैं। एनपीवी में कैसे पता चल रहा है, वो तो मैंने फिगर इतनी आसान लिखी है ना कि हम आम आंख से देख पा रहे हैं। मैं यहां पर 5-7 फिगर लिख दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कितने % रिटर्न है। आपको आम आंख से 12 पता चल रहा है, मैं कैश फ्लो टेढ़े मेढ़े कर दूं तो नहीं पता चलेगा। मैंने सिंपल फिगर इसलिए लिखी थी ताकि आपको यह फिगर आसानी से पता चल जाए। लेकिन क्या यहां देख के पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट 12 कमा रहा है? नहीं ना। तो एनपीवी मेथड हमें यह तो बता रहा है कि यह प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं है, यह नहीं बता रहा कि कितना कमा कर देगा। तो अगर हम यह जानना चाहें कि प्रोजेक्ट कितना कमा कर देगा तो इस रेट को आईआरआर कहते हैं। यानी आईआरआर होता है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कमा कर देगा, ये आईआरआर होता है। अब ये तो हो गया आईआरआर, इसको हम डिसीजन मैकेनिज्म में कैसे सेट करें, मतलब आईआरआर मेथड लगाना है। एनपीवी एक मेथड था तो आईआरआर भी एक मेथड है। तो अगर आईआरआर की बेस पे फैसला करना है तो कैसे फैसला करें? एक फार्मूला बुजुर्गों ने बना दिया, उस फार्मूले का आंसर आ गया 12%। वो फार्मूला बताता हूं, 12% आ गया। अब नाउ व्हाट? मार्केट रेट से नहीं, ये सही जुमला नहीं है जो मुझे सुनना है। इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करे कि एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 12% आ रहा है तो यहां पैसा लगाए कि ना लगाए? भाई अपने रिक्वायर्ड से कंपेयर कर ले, अगर तो रिक्वायर्ड के बराबर है या ज्यादा है तो हां, नहीं तो ना। तो आईआरआर होता क्या है, प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मिलता नजर आ रहा है, यह उस प्रोजेक्ट का आईआरआर है। और इसका डिसीजन रूल क्या बना कि अगर आईआरआर हमारे रिक्वायर्ड के बराबर या ज्यादा है तो हां, कम है तो ना। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन थी, लेकिन बात समझ आई कि नहीं? वो अगले चैप्टर्स में है, वो अगले चैप्टर्स में है। इस चैप्टर के सवालों में ना हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नामी एक चीज है उसको एनपीवी में यूज कर रहे होते हैं। उसको हम रिक्वायर्ड क्यों कह रहे हैं ये अगले चैप्टर में है। और क्या वही वाहिद तरीका है रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने का? नहीं, उससे अगले चैप्टर में वो भी है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये हमने अगले चैप्टर्स में सीखना है। अगले 2 चैप्टर्स हैं जिसमें उस पर बात होनी है। ये जो सारी कहानी बताई आपको, इसके बारे में अपने आप को कुछ बताना चाहें, क्योंकि अगर समझ आया है तो ये थोड़ी देर में निकल भी जाएगा। तो अपने आप को कुछ ऐसा बता लें, कुछ भी अपने आप के लिए कुछ भी लिख लें कि ये किसी हद तक रिटेन रह जाए बात। फिर मैं आता हूं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है।
ठीक है, लिख लिया, चलो आगे। तो IRR होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट। और इसके लिए हम लोग डिसीजन रूल क्या रख लें कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है या ज्यादा है तो चलेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, और इस चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस पे अगले चैप्टर में है बात। अच्छा जी, इसी तरह अगर इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा? जिसका IRR ज्यादा होगा। वहां तक नोटेड, तो मैं आगे चलूं। अगला मसला के IRR कैलकुलेट कैसे करें। IRR कैलकुलेट करने का जो तरीका है पहले बताने लगा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए, फिर बताऊंगा IRR कैलकुलेट करने का किताबी तरीका, और फिर एग्जाम सॉफ्टवेयर का भी तरीका। तो पहले सिर्फ नॉलेज के लिए, पहले जो बात करने लगा हूं वो ओनली फॉर नॉलेज है। पहले ओनली फॉर नॉलेज, ये जो काम करने लगा हूं ये आप अभी 5 मिनट बाद भी दोबारा भूल जाएं कोई मसला नहीं, मेनली नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अभी जो मैंने यहां सारी डिस्कशन की थी उसमें हरा वाला सवाल जब बनाया था, डिस्काउंट रेट जब मैंने 12% रखा था तो NPV कितनी आ रही थी? 0। फिर जो मैंने सीढ़ियों वाली मिसाल दी थी कि अगर हम 12 स्टेप्स नीचे खींचें और हमारा और बैग में फासला 12 स्टेप्स ही था तो नीचे खींचने के बाद बैग हमारे पास ही पहुंच जाएगा। तो ये इत्तेफाक नहीं है। क्या ये इत्तेफाक है कि हमारे और बैग के दरमियान 12 स्टेप्स का फासला था और हमने 12 स्टेप्स नीचे पहुंचा तो इत्तेफाक से हमारे बराबर आ जाएगा? नहीं, हमारे बराबर ही पहुंचेगा। तो जब भी कभी NPV कैलकुलेशन उस रेट पर कर ली गई जो उस प्रोजेक्ट का अपना IRR है तो हमेशा NPV
जीरो ही निकलेगी। ये इत्तेफाक नहीं है, ये पक्का ऐसे ही होगा। जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग की गई और डिस्काउंट रेट उतना ही यूज कर लिया गया जितना इस प्रोजेक्ट का आईआरआर है, तो एनपीवी, ये पक्का है, ये तुक्का नहीं, ये पक्की बात है, ऐसे ही होगा। तो अगर इसी को उल्टा चलाएं, अगर हम आईआरआर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें तुक्के लगा लगा के कैसे ढूंढना होगा वो रेट। हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पर ट्राई करें। जैसे वो कोई जूता खरीदने जाएं, या तो पाँव का साइज नाप लें वो, और अगर उनके पास स्केल नहीं है तो क्या करें, मुख्तलिफ साइज ट्राई करके देख लें, जो साइज पूरा हो गया वो वही साइज है। तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए तुक्के वाला तरीका क्या लगाया जाए कि मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पर एनपीवी निकालने की ट्राई की जाए, और साइज पूरा आ जाए यानी एनपीवी जीरो आ जाए, तो वही साइज उसका आईआरआर होगा। असल में भी यही तरीका है, असली तरीका यही है, और फॉर कॉन्सेप्टल फॉर नॉलेज यही तरीका है कि मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स ट्राई किए जाते हैं, प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज उन डिस्काउंट रेट्स पे एनपीवी निकाली जाती है, जिस तुक्के पे एनपीवी जीरो आ गई वही उस प्रोजेक्ट का सही साइज था, वही उसका आईआरआर था। इस बात को अगर मैं ग्राफिकल तरीके से समझाऊं, अच्छा वैसे तो साथ साथ कोई नहीं देख रहा होता लेक्चर, लेकिन फिर भी अगर किसी ने अभी ही लेक्चर देखा है, जो कि हाँ देखा था, मुझे एक लड़के ने ग्रुप में बताया भी था, तो वो जो ग्राफ वाली गाइडेंस की वीडियो थी ना, वो गलत अपलोड हो गई थी, वो चेंज हो जाएगी, वो मैंने गलत फाइल लिंक भेज दिया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में 2 फाइल्स रखी हुई हैं, एक सादी एग्जाम डिस्कशन है और एक ग्राफ प्रैक्टिस है, ये दोनों देखनी है वीडियोज आपने। अच्छा वो वैसे मुझे बाय द वे ग्राफ याद आ गया, ये काम पेपर में नहीं करना आपको, जो मैं ये बताने लगा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए हो रही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवी डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर ट्राई की जाए, तो डिस्काउंट रेट चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करेंगे तो एनपीवी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे तो एनपीवी का आंसर कम आता जाएगा। अभी आपने अगर वो मिसाल नोट की थी, तो जिस सवाल में डिस्काउंट रेट 15% था उसमें एनपीवी कम थी, 12% था ज्यादा थी, 7% था और ज्यादा थी। तो डिस्काउंट रेट बढ़ाने से एनपीवी कम होती जाएगी। तो अगर कोई तजुर्बे कर रहा हो और वो मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पर एक प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ एनपीवीज निकाल रहा हो और उन सब वैरायटियों का ग्राफ बना दे, तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी कैलकुलेशन करने वाले ने एक दफा डिस्काउंट रेट 10% रखा, तो जितनी एनपीवी आई ये वो पॉइंट है, फिर उसने 11% रखा, जो एनपीवी आई ये वो है, फिर 12% रखा, जो एनपीवी आई वो ये है। यानी मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पे वो ट्राइयां करता जा रहा है, तो उनका जो आंसर आता जा रहा है, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करे तो वो कुछ इस शक्ल का बनेगा। अब इस तजुर्बे करने के बाद असली खालिस आईआरआर कौन सा वाला डिस्काउंट रेट होगा, है आईआरआर कौन सा वाला डिस्काउंट रेट होगा जिस पर एनपीवी जीरो आ रही है, जो कि इस ग्राफ में ये वाला। तो जब एमएस एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं, वो चूंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो वो ये सारे तजुर्बे करता है, और कंप्यूटर है तो जल्दी कर लेता है, तो वो ये सारे तजुर्बे तुक्के लगाने के बाद हमें फौरन के फौरन आंसर बता देता है। वरना एक्सेल कर यही रहा होता है, क्योंकि असल तरीका यही कि मुख्तलिफ तुक्के लगाए जाएं, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पे एनपीवी ट्राई की जाए, जहां एनपीवी जीरो आ जाए वही उस प्रोजेक्ट का आईआरआर है। ये है सिर्फ नॉलेज के लिए डिस्कशन। अब इसका कैलकुलेशन का मेथड क्या है किताबी, अब वो बताता हूं।
ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था। अब इसका बुकिश मेथड बता रहा हूँ कि किताबी लिहाज से ये बुकिश वर्ड सही है ना? मेरा तो ख्याल है सही होता है, बुकिश नॉलेज, बुकिश। चलो समझ आ गया ना, तो बस सही है। किताबी मेथड बता रहा हूं। किताबी मेथड ये है कि स्टूडेंट जिस प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालना चाह रहा है वो उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की एनपीवी 2 दफा कैलकुलेट करेगा। वो कोई से 2 डिस्काउंट रेट्स अज्यूम कर लेगा और उन 2 डिस्काउंट रेट्स पर एक एक करके एनपीवी कैलकुलेट करेगा। अब आपके पास 2 एनपीवी आ जाएंगी, 2 डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर 2 एनपीवी आ जाएंगी और उसके बाद इस फार्मूले में उन वैल्यूज को पुट करेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जो मैंने एब्रीवेशन रखे हुए हैं वो सिंपल है। कोई से 2 डिस्काउंट रेट है, उनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको मैंने लोअर रेट और हायर रेट कह दिया। एल आर मतलब लोअर डिस्काउंट रेट, फॉर एग्जांपल 10%। कोई से 2 रेट अज्यूम किए हैं स्टूडेंट ने, एक इससे बड़ा रेट रख लेते हैं, हायर रेट कह देता हूं उसको, फॉर एग्जांपल 20%। तो किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज लिए उन कैश फ्लोज को कोई से 2 रेट्स पर डिस्काउंट करके एनपीवी निकाली, तो जो इस रेट पर एनपीवी निकली ये वो है एनपीवी एट लोअर रेट, ये भी वही है, और जो इस रेट पर एनपीवी निकली वो एनपीवी एट हायर रेट है। तो लोअर रेट प्लस बड़ा ब्रैकेट दिस डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस इनटू ये इस बड़े ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों रेट्स का डिफरेंस। और ये एक सवाल की फिगर्स लेके तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये बता दूँ। अच्छा ये फार्मूला ना सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कल एनपीवी का सवाल किया था ना, वैसे हमने कर लिया। वो सवाल हो गया सॉल्व, वो जो सेल्स और वेरिएबल खर्चे और वो सब कर लिया। फिर उसके बाद उन सब का नेट टोटल किया, ये आंसर आ गया।
अब अगर इसका IRR कैलकुलेट करना है ना, तो बुकिश तरीका ये है कि कोई से दो रेट्स अज्यूम कर लें। चले मैंने मिसाल ली 10 और 20। अब एक बार ये जब कैश फ्लोज बन गए, उनके नीचे हमने डिस्काउंट फैक्टर की लाइन लिखी, वो जो कल सारा फॉर्मेट सिखाया 10%, और इसका डिस्काउंट फैक्टर इनके नीचे लिखा 1। बताएं जो तरीका बताया था डिस्काउंट फैक्टर का। 0.909, इसको किया मल्टीप्लाई, है चलो एक डेसिमल, मूड नहीं है अभी दो का। 20.6 है, 15.0। NPV क्या बन गई? +2। एक बार हम एक रेट पर एनपीवी निकाल चुके, अब हमने एक और दफा एनपीवी निकालनी है, तो उसको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कैश फ्लोज दोबारा लिखने की बजाय हम ये वाले फिर से लिखेंगे। ये यहां तक एक कैलकुलेशन हो गई। अब उसके बाद हम अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें यहां से स्टार्ट कर लेंगे। इसके नीचे डिस्काउंट फैक्टर्स 20%, क्योंकि मैंने मिसाल में 10 और 20 लिया हुआ है, तो 20% पे डिस्काउंट फैक्टर 1, 0.694, और इनको मल्टीप्लाई 70, 33.33। ले जी 58 कर। एनपीवी क्या बन गई? 7 पॉइंट नेगेटिव। अब हमारे पास ना दो डिफरेंट रेट्स पर दो एनपीवीज आ गई। आईआरआर निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा और इसमें वैल्यूज डालते हैं। ये 10% प्लस ब्रैकेट 10% पर एनपीवी 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7.73, तो वो हो गया प्लस इंटू 20% और 10% का फर्क। तो ये है आईआरआर निकालने का किताबी तरीका कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज उनको नेट करने के बाद दो डिफरेंट एनपीवीज निकालें। कोई से दो रेट ले लिए, मैं 8 और 15 भी कर सकता था, मतलब इतने हो कि कोई 7-8% का गैप हो दोनों में और 10% के आसपास हो तो वो मुनासिब रिजल्ट देते हैं। अगर इसको कोई 10 और 20 की बजाय 8 और 15 पे कर लेगा तो भी 12 के आसपास ही आंसर आएगा। और इसका रीजन ये नहीं है कि दोनों के दरमियान आएगा, अगर कोई 5 और 10% यूज करेगा ना उसका आंसर भी 12% ही निकलेगा। इन दोनों के दरमियान नहीं आएगा आंसर। इन दो रेट्स को इस्तेमाल करके वो जो मैंने ग्राफ बनाया था
तो ये मेथड उस सही रेट तक पहुंच जाएगा। इस फार्मूले के पीछे बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ गुजारा चला बता देता हूं, और ये भी ओनली फॉर नॉलेज है, ये आवाम के लिए नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज है। अगर ना समझ आए तो बिल्कुल इग्नोर करना। एग्जैक्ट डेरिवेशन तो नहीं पता, लेकिन टूटी फूटी डेरिवेशन ये है। ये मैंने ग्राफ बनाया था अभी एक, असली वाला आईआरआर कौन सा है? मतलब ये असली आईआरआर है। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला कर ये रहा है कि हम इस फार्मूले में 2 रेट्स और 2 एनपीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ? डिस्काउंट रेट। वाई एक्सिस पे एनपीवी। तो अगर ये 10%, 20%, 15%, 5%, ये मैंने मुख्तलिफ स्केल्स बना लिए, ये एनपीवी है। 10% पर जो एनपीवी आ रही है वो कितनी है? 2। यानी अगर इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की मुख्तलिफ एनपीवीज निकालते और ग्राफ ड्रॉ करते तो ये 2 है। 10% पे एनपीवी इतनी है, 20% पे कितनी? नेगेटिव। नेगेटिव। ये फार्मूला कर ये रहा है कि वो आपसे ये 2 पॉइंट्स मांगता है। इस ग्राफ पे हमने 2 पॉइंट्स बता दिए, और इन 2 पॉइंट्स को ये फार्मूला ज्वाइन करता है और एक स्ट्रेट लाइन ढूंढ लेता है, और इसी स्ट्रेट लाइन पे मौजूद वो ये वाला पॉइंट निकाल के देता है जो कि असली आईआरआर के आसपास होता है। तो ये फार्मूला ये कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से उस स्ट्रेट लाइन पे मौजूद, जैसे मैप पे लोकेशन आती है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन पे वो ये वाली लोकेशन बता देता है हमें ये फार्मूला। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे डिराइव हुआ फार्मूला है। तो ये किताबी तरीका है। असली तरीका वही है एक्सेल वाला कि वो मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पे ट्राई करे। बिल्कुल निकल सकता है। मैंने इसमें कहाँ बताया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई से 2 रेट्स लिए हैं। आप 5 और 15 पे कर लें। इनमें मैंने कहीं भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो लिया ही नहीं, वो तो एनपीवी निकालने के लिए लाजमी था। आईआरआर निकालने के लिए कोई से 2 रेट्स, आईआरआर निकल आएगा उससे। आपने बताया था ये आईआरआर रिक्वायर्ड रेट ही होता है। ये मैंने कब बताया था? वो आपने बताया एमएफए में। वो आगे आएगी बात, वो अगले चैप्टर्स में बात आएगी कि हम आईआरआर को कब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह रहे होंगे, वो अगले चैप्टर्स में है। तो वो जिस चैप्टर में आएगा ना, तो मैं हो सकता है इस डिस्कशन को क्लियर करने के लिए शायद एक पूरा लेक्चर लगा रहा हूँ कि रिक्वायर्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आईआरआर कब किसको कहना है, कब किसको कहना है, इस पर पूरी क्लास रखूंगा मैं, क्योंकि ये है कंफ्यूजिंग बात है। लेकिन मैंने अभी नहीं कहा, ये मैंने कैफ में कहा था, अभी मैंने नहीं कहा ऐसा। अभी इस चैप्टर में आईआरआर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न को ही कहा है।
हाँ जी, नोटेड। ठीक है, अच्छा एक सवाल कर दें ताकि इस मेथड की एक प्रैक्टिस आ जाए, और फिर मैं आपको वो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में से शॉर्टकट बताता हूँ। लेकिन सवाल लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब काफ़ी दिन हो गए क्लासेस शुरू हुए, जो लोग सामने बैठ रहे हैं या जो लेक्चर ले रहे हैं, तो किताब रखे ना ताकि मैं किताब के सवालों पे आऊँ। हाँ यार, वो मैंने ग्रुप में कहा था। किताब ली है कि नहीं ली? ले ले यार, अगर पिछली वाली है तो चलेगी। हाँ तो वो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। 500 600 700 500 सफ़े हैं सारे, कहाँ इतनी मोटी किताब है। मैं तो वैसी छोटी छोटी किताबें लिखता हूँ। नहीं तो यहीं कॉलेज में रख जाएं कहीं, आप आए तो यहाँ से ले लें, क्योंकि अब मैं फिर से सवाल कराऊँ ना, छोटी मोटी इलस्ट्रेशन बनाई हैं तो मैंने फिर से सवाल कराऊँ ना। चलें खैर, अभी मैं उसी में से एक इलस्ट्रेशन का डाटा ही बता देता हूँ। क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 175 मिलियन, 175 मिलियन। लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की लाइफ 5 साल, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। आरवी 30 मिलियन, 30। सेल्स यूनिट्स में बताऊंगा, यूनिट्स बता रहा हूँ ये। ईयर 1 9.5 मिलियन यूनिट्स हैं ये। ईयर 2 11.5 मिलियन। ईयर 3 12.5 मिलियन। ईयर 4 9.25 मिलियन। और ईयर 5 10 मिलियन, 10 मिलियन। सेल प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल प्राइस, 70% ऑफ सेल प्राइस। फिक्स्ड कॉस्ट
एलोकेटेड का वर्ड नहीं बोल रहा, बस फिक्स कॉस्ट। तो रेलिवेंट है कि नहीं है? बिल्कुल, प्रोजेक्ट की फिक्स कॉस्ट है 12 मिलियन, 12 मिलियन पर ईयर, 12 मिलियन पर ईयर। आरवी बता दी? सही है। चलें, कैलकुलेट आईआरआर आपसे रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट आईआरआर। आप में से किसी के पास अभी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है वो ICAP एग्जाम सॉफ्टवेयर? हाँ हाँ, अगर इंस्टॉल्ड है तो देखना, ज़रा लॉगिन करके दिखाना। हाँ जी, डन। मैंने पहले एनपीवी का भी एक सवाल आपको, मैंने तो बोर्ड पे किया था, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक्सेल पे गाइड कर रहा था। तो जो आपकी पेपर की सॉफ्टवेयर की वो आरटीएफ यानी वर्ड वाली फाइल है, और उसके नीचे जो वो स्प्रेडशीट वाली वर्किंग है, उस पर आप ये टेबुलर वर्किंग कर रहे होंगे। सॉफ्टवेयर की ओरिएंटेशन की लेनी है वीडियो, दोनों, ग्राफ वाली भी और नॉर्मल वाली भी, और प्रैक्टिस भी उसी पे करनी है। मुझे अभी किसी स्टूडेंट ने मैसेज करके पूछा हुआ है कि मैंने सारा सेशन जो है ना
वो रजिस्टर पे किया है, तो मेरे पास 2 महीने रह गए हैं, तो बताएं मैं पेपर दूंगे ना दूं, मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए होते हैं लोग। तो करनी है पूरे सेशन में, साथ साथ प्रैक्टिस करें आप। अगर आपने कैलकुलेटर के ऊपर और रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिस की तो एग्जाम में क्या करोगे? तो एग्जाम सॉफ्टवेयर पे करनी है प्रैक्टिस लिख लिख के, उसके बगैर नहीं होगा पेपर में। तो आपने वो जो स्प्रेडशीट है, ये कॉलम आ गए 2 3 4 5, इनको कह दिया रुपीज मिलियन। सेल्स। अच्छा, अब एग्जामिनर को हम ब्रैकेट में लिख के बता रहे होंगे कि फिगर कैसे निकलने लगी है, तो कैसे निकाली है फिगर्स हमने? यूनिट्स उसने दिए हुए हैं, चूंकि यूनिट्स दिए हुए ना, तो हमने बस इतना कह दिया कि यूनिट्स तो तुमने दिए हुए इनटू 20, और फिर आंसर ही यहीं पर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट कह रहा हूं सेल के अंदर ही, इक्वल 9.5 मिलियन इनटू 20। तो वो फिगर्स बना के आपने यहां टाइप कर ली। कितनी बनी? 190, 230, 250, 185, 200। आप लोग एक्सेल पे सॉल्व किया करें, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं लेकिन आप एक्सेल पे किया करें सॉल्व। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या करें, यानी पेपर में बैठे क्या कर रहे होंगे? इक्वल इन 2.7, एंटर, कॉपी पेस्ट, 133, 161, 175, 129.5, 140। फिक्स कॉस्ट 12 पर ईयर। एसेट 0 पर 175 नेगेटिव, और आखिरी कॉलम में 30 पॉजिटिव। वो आपने चलाकर देखा है दोबारा? वो लेक्चर आ गया उस पर? चेक नहीं किया या आए नहीं? कब किया था चेक? अच्छा अच्छा, चलो मैं कल दोबारा कहता हूँ। टोटल इक्वल सम, रेंज दे दी ब्रैकेट में, 175, कॉपी पेस्ट 45, 57, 63, 43.5, 7, 8। इसके नीचे डिस्काउंट फैक्टर, कोई से दो रेट ले लेते हैं, चलो भाई 10 और 20 ले लेते हैं। 10%, 1। अच्छा, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इक्वल पिछला सेल डिवाइडेड बाय 1.1, एंटर, कॉपी पेस्ट है। वो सॉफ्टवेयर में ड्रैग नहीं होता, कॉपी पेस्ट होता है। पता नहीं अब कर दिया हो तो कर दिया हो, लेकिन पहले ड्रैग नहीं होता था, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक्सेल में तो हो जाएगा, एग्जाम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट 621। अब इनकी पीवीज के लिए इक्वल दिस इनटू दिस, एंटर, कॉपी पेस्ट, फोर 47.11, 47.33, 29.43।
अच्छा जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, मैं तो चूंकि नीले काले मार्कर बोर्ड पे इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, मैं सॉल्व तो बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, आप लोग नोट एक्सेल पे, बल्कि बेस्ट है एग्जाम सॉफ्टवेयर पे किया करें। जब कोई चैप्टर ख़त्म कर लेंगे ना, हर चैप्टर में इंशाल्लाह करूँगा ऐसा, जब एक चैप्टर पूरा फाइनल तैयार कर लिया तो फिर एक सवाल ना अलग से जस्ट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, यानी वो वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा एक सवाल एग्जाम सॉफ्टवेयर सॉल्व करके ना, वो भी एक वीडियो आपके पोर्टल पे रखा करूँगा कि आपको एक पूरा उस चैप्टर का सवाल पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी सामने से गुजर जाए। लेकिन क्लास में मैं रूटीन बोर्ड पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनपीवी क्या बनी? 38.49। अच्छा जी, अब इसी के नीचे कोई एक दो लाइनें छोड़ के फिर से ये मैं उधर आगे करता हूं। यहां तक पहुंचे, एनपीवी निकल आई, उसी से कोई एक लाइन छोड़ के उसके नीचे नेट कैश फ्लोज दोबारा लिखे। कॉलम्स वही चल रहे हैं, उन्हीं कॉलम्स में ही हैं, कॉलम वही है ऊपर। बेशक 0 1 2 3 4 दोबारा लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। इस सेल में आए, इक्वल, ये फिगर उठा लें और फिर आगे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये सारी फिगर्स आ गई। 175, 45, 57। ये जो मैं ज़बानी आपको कंप्यूटर सिखा रहा हूँ वो चल रहा है ना साथ? 43.5, 78। एक पूरे सवाल को कैसे सॉल्व करें उसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा, लेकिन रेगुलर क्लास के अंदर मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ कंप्यूटर पे चल रहे हैं, मैं आपको पूरा डिटेल गाइड कर रहा हूँ कौन से सेल पे क्या करें। फिर इसके नीचे डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं अब की बार 20%। यहां पे लिखा 1 इक्वल डिवाइडेड बाय 1.2, एंटर, कॉपी पेस्ट, 694, this into this, 37.49, 39.56, 36.48, 20.97, 31.36, 36। और इनका सम एनपीवी -9.14। और फिर इसके नीचे IRR इज इक्वल टू, अब आपने पूरा फार्मूला लगाया, बेशक हाथ से लिख लिया, मतलब सेल में 10% प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट में इस सेल का रेफरेंस लिया, कितना आ गया 38.49 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर वही वाली फिगर ली। आप तो सेल में फार्मूला लगा रहे हैं ना, माइनस ये वाली फिगर उठा ली। अब आप चूंकि सेल में फार्मूला लिख रहे हैं, उसका रिजल्ट ये बन रहा होगा, ये ब्रैकेट भी बंद हो गया, इनटू ज़बानी पता चल रहा है 20 और 10 का फर्क
10%, एंटर 18.08%। ये हो गया IRR कैलकुलेट। सर कितने आवर्स का पेपर होता है? 3.25 का शायद होता है, मेरा ख्याल है 3.25 का होता है, 3.5 का होता है, 3.5 का होता है शायद। हाँ वो मैंने पहली क्लास में बताया था, मुझे भी याद नहीं है, 3.5 है। यहाँ तक बताएं, कोई बात पूछनी है तो। अच्छा, मैंने अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये बनाई होती कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, एडवाइज कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो करें, क्योंकि 10% से ज़्यादा है तो अच्छा प्रोजेक्ट। अच्छा, वो मैंने ना इसका एक शॉर्टकट आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर में बताना है, वो लेटेस्ट वाला मेरे पास अभी डाउनलोड हो नहीं रहा, तो वो फिर मैं आपको अगली क्लास में शॉर्टकट दिखाता हूँ। अभी ये IRR की कैलकुलेशन डन। तो अब आपको NPV और IRR एज अ मेथड बता दिया। अगली क्लासेस से ना तो मैं आपको इसकी गहराइयों में उतारता हूँ, मतलब सेल्स की कैलकुलेशन में क्या ये 20 ही रहेगा हमेशा, ये चेंज होगा, टैक्स भी आएगा, वर्किंग कैपिटल भी आएगा, वो सारी गहराइयाँ बताने के बाद फिर हम एग्जाम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो ठीक है, ये IRR की कैलकुलेशन तक बस मैंने आपको एक शॉर्टकट बताना है जो आप एग्जाम सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं, इस सबसे जान बच जाएगी। कुछ लोग वो शॉर्टकट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर भी बताया है। फिर मैं अगली क्लास में ना आपको उसका शॉर्टकट भी बताता हूँ जो मेरे पास अभी चल नहीं रहा, वो मैं आपको फिर अगली क्लास में बताता हूँ, फिर वहीं से बात रिज्यूम करेंगे। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।